अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 20 सेकेंड ईयर फिजिक्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है जी, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड अपॉन सेवरल एजम्पशंस, डू एनी ऑफ दीज एजम्पशंस कंट्राडिक्ट क्लासिकल फिजिक्स। तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था या बोहर थ्योरी जो थी वो बहुत सारी एजम्पशन पर मुश्तमिल है। क्या कोई एजम्पशन हमारी क्लासिकल फिजिक्स के साथ कंट्राडिक्ट करती है, एक दूसरे के मुखालिफ हैं? तो बच्चों, हालांकि जो बोहर थ्योरी है वो बेस्ड है क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दोनों के ऊपर, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि बोहर थ्योरी जो है वो सेमी क्लासिकल थ्योरी है। ठीक है, सेमी क्लासिकल थ्योरी है, लेकिन फिर भी क्या कोई अजम्पशन क्लासिकल फिजिक्स के मुखालिफ है, उसको कंट्राडिक्ट करती है? यस। उसमें हमने देखा कि कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, चाहे वो अपनी ग्राउंड स्टेट में ही क्यों ना हो, तो वो एनर्जी खारिज करता रहता है मुसलसल, और एक ऐसा टाइम आएगा जब वो अपनी सारी एनर्जी ख़त्म कर चुका होगा। लेकिन बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। अपने ग्राउंड लेवल में या जिस भी अपने डिफाइंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी ना तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है, तभी रेडिएट करेगा जब वो किसी हाई एनर्जी लेवल से लोअर में आएगा। लेकिन अपने जो ग्राउंड लेवल है उसमें रहते हुए, किसी भी अपने डिफाइन एनर्जी लेवल में रहते हुए वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। सो ये जो अजम्पशन थी ये बिल्कुल क्लासिकल फिजिक्स के जो है वो कंट्राडिक्शन में है, उसके बिल्कुल उलट है, और क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पर गलत है बिल्कुल, और बोहर की ये जो अजम्पशन है बिल्कुल ठीक है जी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने पढ़ी कि अगर हाइड्रोजन के ग्राउंड लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है? आपको पता है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन, ये प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है। यानी कि इतनी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो वो एटम को छोड़ देगा, लीव कर जाएगा, ठीक है, एटम को आयनाइज कर जाएगा, एटम को छोड़ जाएगा, एटम को लीव कर जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा? फिर जो जायद एनर्जी है ना, जो बाकी की एनर्जी है 13.6, तो वो इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेगा उस एटम को लीव करने में। जो उससे ज़्यादा एनर्जी होगी वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, वो उसको काइनेटिक एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर लेगा। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन सो मेनी लाइंस व्हेन हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। हाइड्रोजन एटम का जो इमिशन स्पेक्ट्रम है, अगर उस स्पेक्ट्रम को देखें तो उस स्पेक्ट्रम में हमें बहुत सारी लाइंस मिलती हैं, ठीक है जी, जिन लाइंस को हमने मुख्तलिफ नाम दिए, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन एटम को देखा जाए तो उसमें तो सिर्फ एक ही ऑर्बिट है। अब यहां पर ये बात आपको समझने की जरूरत होगी कि एक ऑर्बिट का मतलब एक ही एनर्जी लेवल नहीं होता। ऑर्बिट और एनर्जी लेवल दो डिफरेंट चीजें हैं। एक ही ऑर्बिट के अंदर, मसलन अगर आप हाइड्रोजन की बात करें ना, तो हाइड्रोजन में अब देखिए ऑर्बिट चाहे एक ही है, लेकिन एक ऑर्बिट के अंदर भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक ही ऑर्बिट में एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल्स हों, जिस तरह ये ग्राउंड लेवल, एक लेवल हमारे पास ये हो गया, ये उससे अगला लेवल हो गया, ये उससे अगला लेवल हो गया। सो एक ऑर्बिट में एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल भी हो सकते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो डी एक्साइट होते हुए वो अपनी हाई एनर्जी लेवल से डायरेक्ट ग्राउंड लेवल में नहीं जाता, बल्कि वो स्टेप्स में पहले वो अपने हायर एनर्जी लेवल से उससे लोअर एनर्जी लेवल में जाता है और एक फोटोन इमिट करता है, हमें स्पेक्ट्रम के ऊपर एक लाइन मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह से जब वो इस एनर्जी लेवल से अगले लोअर लेवल में जाएगा तो फिर एक फोटोन इमिट करेगा, फिर हमें एक लाइन मिल जाएगी। इस तरह से जब वो यहाँ से अगले एनर्जी लेवल में जाएगा, ग्राउंड लेवल में जाएगा, तो फिर हमें एक फोटोन मिल जाएगा। इस तरह हमें बहुत सारी लाइंस मिल जाएंगी जिनके हमने बहुत सारे नाम रखे हैं, ठीक है, जिनको हम मुख्तलिफ सीरीज़ के नाम से याद करते हैं, ठीक है जी। ब्रैकेट सीरीज़, फंड सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ठीक है जी। तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि एक ही ऑर्बिट के अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हों। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5,
इज एनर्जी कंजर्व्ड व्हेन एन एटम इमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट, यानी कि जब एक एटम ने, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्या ऐसा मुमकिन है कि जब एक एटम से फोटोन निकलता है, एमिशन होता है फोटोन का, तो एनर्जी कंजर्व हो, यानी कि वो एनर्जी कहाँ से आई है जो एटम एमिट कर रहा है। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने, फर्ज करें कि ये उसका ग्राउंड लेवल है और ये कोई एक्साइटेड लेवल है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने ग्राउंड लेवल में होता है, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में या एक्साइटेड स्टेट में वो तभी जाता है जब वो कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है किसी भी शक्ल में, ठीक है। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो फिर वो पहुंच जाता है अपने एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट से जब वो डिके करता है, यानी कि वापस आता है, डी एक्साइट होता है, तो वही एनर्जी जो उसने इमिट की थी उसको वो फोटोन की शक्ल में जो है वो जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसी को वो फोटोन की शक्ल में इमिट करता है। तो एनर्जी यहां पर कंजर्व है, जो उसने एब्जॉर्ब किया है वही वो इमिट कर रहा है, खुद से तो वो नहीं ला रहा, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, explain why a glowing gas gives only certain wavelengths of light and why that gas is capable of absorbing the same wavelengths, give reason, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कुछ खास वेवलेंथ की रेडिएशंस ही खारिज करते हैं, फोटोन खारिज करते हैं, और उन्हीं वेवलेंथ को ही वो एब्जॉर्ब करते हैं, बाकियों के लिए वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बाकियों को वो एब्जॉर्ब नहीं करते। तो देखिए हमारे पास जो एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट है, मतलब फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये कोई एटम है और इस एटम में ये मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, या मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स हैं। अगर आप इस ऑर्बिट की बात करें, फ़र्ज़ कर लें कि ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पर एनर्जी जो है वो E0 है और यहाँ पर एनर्जी E1 है। अब इन दो एनर्जी स्टेट का जो डिफरेंस है ना, उसको हम लिख सकते हैं E1 माइनस E0 विच इज़ इक्वल टू HF। इन दो एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के बराबर जितनी एनर्जी होगी ना, उतनी ही एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ही एनर्जी को रिलीज करेगा, इससे ज़्यादा या कम को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अब हर एलिमेंट का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, इसलिए हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करता है, उन्हीं वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है जिनकी एनर्जी ये दो एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के बराबर होती है, और उन्हीं को ही फिर वो इमिट भी करता है, बाकियों के लिए वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उनको वो एब्जॉर्ब नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट एन एटम इज एक्साइटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, हम इस बात से क्या मुराद लेते हैं जब हम ये कहते हैं कि एटम एक्साइटेड है। तो ये पिछले चैप्टर में भी हमने बात की थी कि जब हम ये कहते हैं कि एटम एक्साइटेड है ना, तो उसका मतलब ये है कि उस एटम के पास एक्सेस एनर्जी आ गई है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी आ गई है, यानी कि उस एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है और वो अपने किसी लो एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में या हाई एनर्जी लेवल में चला गया है, ठीक है। या न्यूक्लियस जो है, ठीक है, उसके पास समटाइम ऐसा भी होता है कि न्यूक्लियस में से जब रेडिएशन निकलती हैं तो न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बढ़ जाती है, यानी कि उसमें जो बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बचते हैं उनके लिए वो ज़्यादा होती है, तो तब भी एटम एक्साइटेड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इस सूरत में इसको समझेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी लो एनर्जी लेवल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो हम कहते हैं कि एटम एक्साइटेड है, मतलब कि एटम के पास एक्सेस एनर्जी है, उसके पास जितनी उसकी जो ग्राउंड लेवल में एनर्जी थी अब उससे ज़्यादा एनर्जी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8, कैन एक्स रेज बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डायफ्रैक्टेड एंड पोलराइज्ड जस्ट लाइक एनी अदर वेव्स, एक्सप्लेन। ठीक है जी, बिल्कुल एक्स रेज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 8, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं ये वेव्स ही, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। सो बिल्कुल आम वेव्स की तरह इनकी भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये डिफरेंस हो सकता है कि आम वेव्स जो हैं वो किस तरह से उनकी डिफ्रैक्शन हो रही है और एक्स रेज की डिफ्रैक्शन किस तरह से हो रही है, लेकिन बिल्कुल आम वेव्स की तरह ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी ये एग्जिबिट कर सकती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेज़र ओवर ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, लेज़र का क्या फ़ायदा है आम लाइट के मुकाबले में। देखें, जो आम लाइट है उसकी डिस्पर्शन भी होती है, वो हर तरफ फैल जाती है, उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है, और आपको पता है कि वाइट लाइट जो है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स भी होती हैं। लेकिन लेज़र का ये फ़ायदा है, एक तो ये मोनोक्रोमेटिक होती है यानी कि सिंगल वेवलेंथ पे मुश्तमिल होती है, फिर ये कोहेरेंट भी होती है, फिर ये यूनी डायरेक्शनल और इंटेंस होती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, डिस्पर्स नहीं होती। ठीक है, यही इसकी प्रॉपर्टी है कि हम इसको फोकस कर सकते हैं और इसकी मदद से हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनी डायरेक्शनल होती है, यूनी डायरेक्शनल होने के साथ साथ ये इंटेंस होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये इसे मुमताज़ करती हैं ऑर्डिनरी लाइट से, या ये इसके एडवांटेजेस हैं ओवर द ऑर्डिनरी लाइट। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक्सप्लेन व्हाई लेज़र एक्शन कुड नॉट अकर विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन एटॉमिक लेवल्स। यानी कि हमें लेज़र बनाना है लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है। देखें, लेज़र में हमें इंटेंस बीम चाहिए होती है, यानी कि जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। अब वो तभी ज़्यादा होगी जब उसके अंदर बहुत सारे फोटॉन्स हों, और बहुत सारे फोटॉन्स कब होंगे, जब हमारे ज़्यादातर एटम्स जो हैं वो कहाँ पर हों, वो एक्साइटेड लेवल में हों। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एक्साइटेड लेवल होता है वहाँ पर ये ज़्यादा देर रहते नहीं, लाइफ टाइम बड़ा कम होता है, तो ये फ़ौरन ही नीचे आ जाते हैं। कोई किस टाइम पे आता है, कोई किस टाइम पे आता है, तो कभी भी एक इंटेंस बीम नहीं बन पाती। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने फिर ढूंढी मेटास्टेबल स्टेट, और मेटास्टेबल स्टेट ढूंढ के वहाँ पर हमने ज़्यादातर एटम्स को पहुँचाया और फिर एक ही वक्त में स्टिम्युलेटेड एमिशन के ज़रिए उनको डिके करवाया। जब एक ही वक्त में वो डिके करेंगे तो हर एटम जो है जब वो डिके करेगा एक ही टाइम पे, तो हर एटम से एक फोटोन निकलेगा, और यूँ बहुत सारे फोटॉन्स मिल जाएंगे, और बहुत सारे फोटॉन्स मिलकर एक इंटेंस बीम बनाएंगे, यूनी डायरेक्शनल बीम बनाएंगे। ठीक है, ऐसा तभी मुमकिन है जब हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करें, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। तो बच्चों, ये थे चैप्टर नंबर 20 के शॉर्ट क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।